अतएव यदि बीमार नहीं पड़ना है तो आप आंवले की चटनी प्रतिदिन खाइए और बस आप स्वस्थ बने रहेंगे। आज बस इतना ही। ओम शांति। चल वो हम सादर शीश चल हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब तीर्थ का फल पाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम सादर शीश नवाते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव, आज पूरे विश्व में लोग बहुत अशांत हैं। इस अशांति के लिए कुछ आप ऐसे कुछ बताइए कि लोग का मन शांत रहे। दुनिया जो आपस में एक दूसरे से व्यवस्था कर रही है, उस शांति हेतु आप कुछ दो शब्द हमारे लिए कहिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा और सामयिक था। शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, जैसा मैंने आपके सामने पहले कहा था। उसे स्वयं ही उपलब्ध करना पड़ता है। तो शरीर अगर ठीक रहेगा तो शांति की आशा बढ़ सकती है। अब दूसरी बात जिसके बारे में थोड़ी सी बात आपके सामने रखूँगा वो ये है कि एक कहानी से शुरू कर रहा हूँ। एक बूढ़ा आदमी था, रोटी पानी के लिए वो जबलपुर आ गया था। जबलपुर आ गया था और उसके बच्चे बाहर रहते थे। एक आदमी के पास गया, उससे उसने कहा कि आप चिट्ठी लिख दीजिए हमारे बच्चों के लिए। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं व्यस्त हूँ और ये जो मेरी लकड़ियाँ हैं इनको तुम फाड़ दो तो मैं चिट्ठी लिख दूँगा। उसने कहा बहुत अच्छा, और उसने आधे घंटे तक उनकी चिट्ठी के लिए लकड़ी फाड़ी। फिर बैठे और उन्होंने फिर पूछा और पोस्ट कार्ड लिख दिया। बात ख़त्म हुई। लेकिन उस व्यक्ति के मन में बहुत एक टीस हुई कि देखो, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड इनने लिखा और मुझे आधे घंटे तक लकड़ी फाड़ना पड़ी। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। उस व्यक्ति के मन में ये अशांति रही कि उसका परिश्रम इतना और छोटे से कार्ड के लिए बहुत दुखी था। और इस दुख को उसने मिटाया कैसे? इस दुख को उसने ऐसे मिटाया कि उसका अपना जो बेटा था, उस बेटे को उसने कहा कि बेटा तुम अब 5 साल के हो गए हो, पाठशाला चले जाओ। गरीब आदमी था, नगर निगम की पाठशाला में भेजा गया। नगर निगम की पाठशाला में पढ़ा और वो बेटा बड़ा होनहार था। उसने प्राइमरी जब पास की तो स्थिति ये बनी कि जो मास्टर थे उन्होंने कहा कि अपने बाप को बुला कर लाओ, तब तुम्हें हम सर्टिफिकेट देंगे। बाप को बुलाने के लिए लड़का गया। बाप आए और उन्होंने कहा कि मास्टर ने कहा कि देखो फलां, तुमसे हम 50 रुपये लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्कूल में पहला नंबर पास हुआ और इसको अच्छे स्कूल में भेज देना पढ़ने के लिए। ये बहुत होनहार बच्चा है। बहुत प्रसन्न था बाप। उसका बेटा ऐसा कि उसने रिकॉर्ड तोड़ डाला। उसके साथ ही जो और दूसरे लोग थे, छोटे बड़े जो भी थे, उन सब ने कहा कि इतनी बड़ी खुशी की बात, और सबको मिठाई खिलाओ। उसने दफ्तर भर के लोगों को मिठाई खिलाई।
पढ़ना बहुत ज़रूरी बात है। क्यों? पढ़ने के बगैर छोटी छोटी सी बात के लिए आप अटक जाएंगे। रेलगाड़ी आई हुई है, कहाँ जा रही है, ये उसमें लिखा रहता है, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बड़ा मजाक। एक छोटी सी घटना, मैं गया हुआ था उत्तर प्रदेश, एक जगह है उसका नाम है सुल्तानपुर। 2 गाड़ियां इकट्ठी खड़ी होती हैं, एक लखनऊ को जाती है और एक जौनपुर को जाती है। जौनपुर जाने वाला एक व्यक्ति अपने बच्चों सहित पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बच्चा पढ़ा हुआ था और वो लखनऊ की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियां दोनों चली और लखनऊ वाली जब गाड़ी चली तो उसने कहा अरे हम तो गलत बैठ गए, और पता चला कि लखनऊ की गाड़ी में बैठ गए। और उसने अपने बेटे को बहुत गालियां दी, पर गालियां देने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपके सामने रखा कि आवश्यकता है, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो गलती कर सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी चूकें हो सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, और भारत सरकार ने इस विषय में बहुत प्रयास भी किया। एडल्ट एजुकेशन, बड़े लोग, प्रौढ़ लोग पढ़ें। बच्चों के लिए सरकार बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सफलता पूरी तरह से नहीं मिली। तो शिक्षा के लिए मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल तक तो कुछ नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि माध्यमिक शाला तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन माध्यमिक शाला से जब ऊपर बच्चा चलता है तो एक काम करना चाहिए कि बच्चे की जांच करवा लेना चाहिए मनोवैज्ञानिक से। क्यों? बच्चे में किस तरफ की रुचि है, क्षमता है, क्या योग्यता है, वो जांच कर आपको बता देगा कि आखिर ये बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। एक गुप्ता जी थे, मास्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को, उस समय नागपुर में मेडिकल कॉलेज था, नागपुर भेजा और बेटे को डॉक्टर बनाया। बेटा बार बार अपने पिता से कहता था कि मेरी कोई रुचि नहीं है डॉक्टरी में, और रुचि मेरी मास्टरी में है। बाप ने नहीं सुना। अंतोगत्वा पास करने के बाद में उसने कहा मुझे कहीं जॉब नहीं दो, हमें केवल जेल खाने में डॉक्टर बना दो, और ऐसा कहा उसने, और उन्हें जेल की डिस्पेंसरी में डॉक्टर बना दिया गया और पूरी ज़िंदगी जेल के डिपार्टमेंट में ही घूमते रह गए। जहाँ भी हुआ उनका ट्रांसफ़र सिर्फ जेल की ही डिस्पेंसरी में होता था। नहीं पूछा गया, नहीं समझा गया, और उस व्यक्ति का कैरियर, जीवन खराब हो गया। तो शिक्षा के बारे में मैं दूसरी बात कहता फिरता हूँ लोगों से कि बच्चे की वृत्ति क्या है, बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, ये पता लगा लेना चाहिए। और खुद निर्णय मत लो, निर्णय जानकार लोगों से लेना चाहिए। फिर ये बात ठीक हो जाती है कि वो बच्चा ठीक दिशा में पढ़ने लगेगा और पढ़ जाएगा। देखो भाई, शिक्षा जो है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मैं शिक्षा के बारे में बात पूरी कहना चाहूँगा। शिक्षा हमको केवल पढ़ना लिखना और उस विषय में दिशा निर्देश मिलती है, पूर्णता नहीं मिलती। जैसे कि होम्योपैथिक कॉलेज में आप जाइए तो उनका कोर्स रहता है, 7000 दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथिक की, उसमें वो 1 साल में केवल 30-32 दवाइयाँ पढ़ाते हैं। लेकिन वो जो 30-32 दवाइयाँ हैं वो केवल दिशा निर्देश है। उसके बाद में आप मटीरिया मेडिका देखिए, उसके बाद में और जो नॉलेज ऑफ डिजीज़ है उसको समझो, और फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो विद्या पूरी हो पाती है। ये जो बात है छोटी सी,
कि पढ़ने के बाद भी बच्चों को कुछ न कुछ अपने ढंग से करना पड़ता है, अपने हिसाब से करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो योग्य व्यक्ति बनता है। और योग्य व्यक्ति बनने के बाद में फिर उसको अपने जीवन में आना पड़ता है और जीवन की शिक्षा पढ़नी पड़ती है। जैसे आपका बच्चा कहीं गया और उसको बैंक में चुन लिया गया, तो बैंक वाले अलग से ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और उस प्रशिक्षण में ही फिर आप बैंक के काम के लायक होते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उस डिपार्टमेंट के लोग आपको सिखाते हैं। तो शिक्षा नीचे से ऊपर तक शिक्षा ही शिक्षा है, और वो जो शिक्षा होती है वो ज़िंदगी को बदल देती है। आपकी जो योग्यता है उस योग्यता से आपने पढ़ लिया, फिर शांति से अपना काम करते रहोगे। शांति के लिए दूसरी जो नायाब चीज़ है वो है पढ़ना, और पढ़ने के लिए स्कूल में अलग, कॉलेज में अलग, और स्कूल कॉलेज के बाद में जहाँ आप व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे इत्यादि जो कुछ करेंगे वो फिर आपको अलग से करना पड़ता है, और तब कहीं जाकर पूर्णता होती है। मैं एक मित्र के पास में गया हुआ था, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। वो बर्लिन में उद्घोषक थे, रेडियो डिपार्टमेंट में बोलते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बर्लिन की या जर्मनी की कुछ विशेषताएं बतलाओ। तो वो सिर खुजलाकर बोले, कहने लगे एक बात जिसे मैं भूल नहीं पाता वो आपके सामने रखता हूँ। मैंने कहा बोलो भैया। कहने लगे मुझे सूट सिलवाना था। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने ट्रेनिंग, उनकी पत्नी ने ट्रेनिंग कर रखी हुई थी टेलरिंग की, सिलाई की, दर्जी। वो उनके पास गए कपड़ा लेकर, बोले कि मैडम ये कपड़ा है सूट। तो वो हंसने लगी, कहने लगे देखिए हम एक दिन में नहीं बना पाएंगे, घर का काम करती हूँ, मैं 1 हफ्ते लूँगी। ठीक, दे दिया उन्होंने, बनाया। बनाने के बाद में जब उन्होंने पहना तो कहने लगे कि भारत में तो मुश्किल पड़ जाएगा इस प्रकार का बनाना सूट। उनने पूछा कि कैसे हुआ। कहने लगे कि मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया। इंस्टीट्यूशन में ये व्यवस्था थी कि 3 दिन आपको पढ़ाया जाएगा और 3 दिन दुकान में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो मैं एक टेलर के यहाँ पोस्ट कर दी गई। टेलर के यहाँ गई तो मुझे सबसे पहले झाड़ू लगाना सिखाया गया। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा झाड़ू में क्या विशेषता? तो वो भी हंसे, बोले, कहने लगे झाड़ू में ये विशेषता कि कौन सा टुकड़ा काम का है और कौन सा टुकड़ा बेकार है, इसकी जानकारी देने के लिए वो करते हैं। और इस तरह से उसने झाड़ू लगाने से लेकर काज करने तक सब कुछ सीखा, और सीखने के बाद में प्रशिक्षण का काम तो इंस्टीट्यूशन में होता था और प्रैक्टिकल एक दुकान में होता था। मुझसे कहा गया कि आप काम काज कर लो, नौकरी कर लो, इत्यादि इत्यादि, और मेरे हस्बैंड ने स्वीकार नहीं किया, तो हम कोई बात नहीं है। ये जो प्रशिक्षण है ये भी आवश्यक रहता है। काम काज करने, पढ़ने लिखने के बाद में काम काज सिलेक्ट कर लो, जान लो, और फिर आगे बढ़ो जीवन में, तो अच्छे रहोगे। देखो भाई, 2 बहुत कीमती बातें हैं। उनमें से एक बात होती है कि हमारी रोजी रोटी का जरिया क्या होगा, हम दाल रोटी कहाँ से कमाएंगे, और जिस जगह से कमाते हैं उसके लिए हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने वर्धा जाकर एक बार गोविंद राम सक्सेरिया से कहा कि सक्सेरिया जी, आपने यहाँ कॉलेज तो खोल दिया, वर्धा में खोल दिया था उन्होंने कॉलेज, और वो था कॉमर्स कॉलेज। कहने लगे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ। गांधी जी ने कहा कि प्रैक्टिकल नहीं है? कहने लगे हाँ। कहने लगे फिर? कहने लगे यहाँ एक बैंक की शाखा खोलो और एक ग्रोसरी शॉप खोलो और उनमें बच्चों को ट्रेनिंग दो। उन्होंने वैसा ही किया। एक बैंक की
विस्तार पटल शाखा खोल दी गई और एक वहाँ दुकान खोल दी गई। सक्सेरिया जी ने खुलवा दिया और ये आदेश था कि हर बच्चा बैंक में काम करेगा रूटीन से और हर बच्चा ग्रोसरी शॉप में काम करेगा। वर्धा से जो बच्चा B.Com पास होकर निकलता था उसको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सीधा काम करने लग जाता था। ये है शिक्षा पाठशाला, ये है आपके स्कूल कॉलेज और उसके बाद में जो प्रशिक्षण है उसकी बातचीत है। ये बात इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसके पास रोटी का सिलसिला नहीं होगा वो चैन से कैसे सो सकता है। रोटी का सिलसिला होना चाहिए शांति के लिए। नौकरी करते हो उसके लिए भी शिक्षा की ज़रूरत है, व्यापार करते हो उसमें भी जानकारी की ज़रूरत है, और कोई दूसरा काम करते हो सब जगह शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए वत्स तुमने जो कुछ कहा कि शांति के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने आपके सामने ये रखा कि शिक्षा की, पाठशाला की, स्कूल की, कॉलेज की, सबकी आवश्यकता है। अपनी रुचि, अपने सामर्थ्य के अनुसार पढ़ाई करना चाहिए। शांति के लिए ये दूसरा विषय मैंने आपके सामने रखा। आज बस इतना ही। ओम शांति। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस सृष्टि में यदि हमें परिवार में शांति बनाए रखना है तो पत्नी और शांति के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है ताकि इस परिवार में लोग सुखी रहें और सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकें? बिल्कुल ठीक। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। दो प्रश्न बहुत जटिल होते हैं। उनमें से एक होता है कि आपकी दाल रोटी के लिए सिलसिला आपके लिए क्या होगा, और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि मैं अंग्रेज़ी बोलूं तो ये कहूँगा कि हु विल बी द मदर ऑफ़ योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों की माता कौन हो सकती है। इस प्रश्न को सुलझा लेना चाहिए। संसार में यदि आप देखें नज़र पसार कर तो जोड़े बहुत दिनों तक इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। पश्चिमी देशों में तो ये है, और जब मर्जी चाहा तलाक ले लिया। मुसलमानों के यहाँ तो और बड़ा मज़ा है, जब मर्जी चाहे तलाक 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 और गए। लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। पत्नी साथ में होना चाहिए और पत्नी बहुत उपयोगी होती है। लेकिन छोटी सी बात एक है कि पत्नी का जो चुनाव है वो अच्छे लोगों के द्वारा होना चाहिए। एक छोटी सी घटना आपके सामने। एक परिवार था दिल्ली में परिवार था, और जो वहाँ के वृद्ध सज्जन थे उन्हें अपने बेटे का ब्याह करना था। बेटे का ब्याह करना था, वो गए अपने गुरु के पास और गुरु से बोले कि गुरु हमें एक अच्छी सी छांट कर बहू चाहिए। गुरु ने कहा ठीक, मैं आता हूँ। गुरु आए। उन्होंने एक लड़की देख रखी हुई थी, लड़की देख रखी थी और कहा गया कि आप उसे पास करो या ना पास करो। गुरु गए, साथ में उस घर में बैठे। गुरु ने क्या किया कि रास्ते में जाते समय थोड़े से सेव खरीद लिए और पहुंच गए। सब लोगों ने उस लड़की से बातचीत की, क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब कुछ हो गया। गुरु चुपचाप बैठे रहे। जब सब लोगों ने प्रश्न अपना पूरा कर लिया, उत्तर पा लिया, तो गुरु ने कहा कि सुनो बेटा, मैं तो एक सेव लाया हूँ, एक सेव मुझको इसमें से काट कर दे दो। ठीक है। वो लड़की गई, काट कर ले आई। सेव के बीच में बीजा होता है, कुछ कड़ा सा हिस्सा है, उसने निकाल दिया था, ले आके रख दिया। गुरु ने कहा कि नहीं, मैं ये जो छिलके वाला है सेव ये नहीं खा पाता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे दांत खराब हैं, ये है वो है, अगड़ बगड़ तगड़। उसने कहा इसको छील दो। तो
उस लड़की की माँ रसोई गई और रसोई में से एक चाकू ले आकर उसको दे दिया। अब वो जो लड़की थी उसने उसको छीलना शुरू कर दिया सेव को। गुरु जो थे बहुत गहरी पैनी नज़र से देख रहे थे कि ये कैसे छील रही। बाद में उसने कहा कि ये ले 100 रुपया, पास किया तेरे को। अब मैं आपके सामने कुछ 2-3-4 बातें बतलाऊंगा। सबसे पहले उसने वो सेव अंदर ले जाकर उसको काटा और उसको भीतर साफ कर दिया। तो गुरु ने पहला नंबर दिया कि ये सफाई पसंद लड़की है, एक। उसके बाद में उसने जब ले जाकर रखा तो हाथ जोड़कर कहा कि गुरु पान करो, ठीक। तो वो जो व्यवहार कुशल दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ये था कि वो जब छील रही थी तो छीलते हैं 3 प्रकार से। एक तो ऐसा मोटा मोटा छील के फेंक दिया और थोड़ा सा पकड़ा दिया। वो महिला जो मोटा मोटा छील देगी वो अंग्रेजी में एक्स्ट्रावेगेंट, फालतू खर्च करने वाली होगी। जो ना ज़्यादा छीला और ना कम छीला, वो सामान्य है। लेकिन उस लड़की ने क्या किया था कि बहुत महीन छिलका निकाला, बिल्कुल, यानी लाल थोड़ा सा था वही निकाल दिया, बाकी हरा सब रहने दिया। कंजूस मक्खी चूस और ऐसी औरतें होना चाहिए, घर गृहस्थी को संभाल कर रखेंगी। देख लिया, बस पास कर दिया उस लड़की को। अब जो गुरु था वो तो बैठा हुआ था घाघ। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारा विवाह होने वाला है और ये बैठे हुए हैं सज्जन, इनके साथ पहली बात पूछ रहा हूँ कि आपको ये व्यक्ति पसंद है या नहीं। हिंदुओं के यहाँ की लड़कियाँ वो जवाब नहीं दे पाती हैं, ठीक है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा कि हाँ पसंद है, ठीक है। गुरु ने कहा राइट, एक बात ठीक हो गई। दूसरी बात उसने कहा, गुरु ने, कि देखो भाई, तुम्हारे परिवार में इतने लोग हैं, ये फलां है तो ये ढींग है तो ऐसा है तो वैसा, सब कुछ समझा दिया। और ये कहा कि इनके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। आपका घर है, बहुत अच्छा घर है, उसमें इतने सदस्य हैं, ये सदस्यों की विशेषता है, ये सदस्यों की कमी है, ये है वो है, सब कुछ समझा दिया। और यदि ये बात आपको पसंद है तो हाँ करिए, समझा दिया। लड़की को देखा, पास किया, उसकी परीक्षा ली और उसके बाद में उसको बतला दिया कि किस परिस्थिति में तुम्हें काम करना पड़ेगा, समझा दिया। सब उसने हाँ कर लिया। जब सब हाँ कर लिया तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात हाँ हो गई। लड़की के परिवार के जो लोग थे कहने लगे अब आप रुकिए, आप लोग रुके। फिर बाजार गए, सब मिठाई विठाई कपड़े लत्ते सब कुछ ले आकर रस्म कर दी पूरी। इस प्रकार से जांच कर समझ कर यदि बहू लाई जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अन्यथा व्यक्ति ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। खान पान में भेद रहता है। पुरुष कुछ खाना पसंद करता है, कुछ नहीं पसंद करता। कुछ पत्नी पसंद करती है, कुछ नहीं पसंद करती। बताओ फिर कैसे तालमेल होगा, कैसे तालमेल होगा? दिक्कत पड़ जाती है। एक बात। नंबर 2, आदतें अलग अलग होती हैं। आदतें अलग अलग। पति जो हैं उस फिल्म देखना बहुत पसंद करते हैं, पत्नी फिल्म देखना पसंद नहीं करती। बड़ी मुश्किल है। एक केस अमेरिका में चला और उस महिला ने
डाइवोर्स की एप्लीकेशन दे दी। डाइवोर्स की एप्लीकेशन दे दी तो कोर्ट के सामने उसने कहा कि ये मेरे कुत्ते को प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए मैं डाइवोर्स लेती हूँ। पागलपन हो गई ना, बेवकूफ़ी की हद। और अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि जांची परखी लड़की न हो तो एक बहुत बड़े आदमी दिल्ली में रहते हैं, उनने मुझसे प्रश्न किया। प्रश्न ये हुआ कि वो एक पार्टी में गए हुए थे, तो बेंच इस तरफ पति और इस तरफ पत्नी खड़ी थी, और किसी बात पर पति पत्नी में बातचीत हो गई। पत्नी ने कॉफ़ी का प्याला उनकी तरफ फेंक दिया और ऐसे गुर्रा कर देखने लगी। वो धीरे से वहाँ से खस के मोटर उठाई और घर चले गए। जब पार्टी ख़त्म हुई तो उस महिला ने देखा गाड़ी नहीं है, दूसरे की गाड़ी में बैठकर घर गई। पति ने खिड़की खोली और खिड़की से एक वाक्य कहा कि अब हमारी तुम्हारी मुलाकात कोर्ट में होगी। चली गई। एक लड़की थी उनकी। कोर्ट में इस बात पर झिकझिक हो रही थी। वो कहते थे कि तुम 3 लाख रुपया ले लो और छुट्टी तुम्हारी, और वो 7 लाख मांगती थी। मुझसे उनने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मैं इससे छुट्टी लेना चाहता। मैंने कहा ऐसा करो, कुछ तुम झुको और कुछ वो झुके, 5 की बात कह दो और दे दो और भगाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो औरत सही थी? पति का इस प्रकार से सरेआम अपमान करना क्या उसके लिए उचित था? लेकिन उसने किया और ये घटना है। प्यारे भाइयों, 2 बातें हैं और उन 2 बातों से जांचना चाहिए कि पत्नी कर्कश तो नहीं है। कर्कश का अर्थ होता है कड़वा बोलने वाली, निगेटिव थिंकिंग वाली, कड़वा बोलने वाली नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि व्यवहार कुशल होना चाहिए। एक छोटी सी घटना, एक मित्र थे पति पत्नी, तो सुबह पति पत्नी में थोड़ा सा कहा सुनी हो गई। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शाम को आए तो पत्नी ने क्या किया था कि एक थाली में आरती की सब सामग्री सजा रखी थी। जब वो आए तो दिया जला लिया, दीपक जला लिया, और ये जो आरती होती है ना, ओम जय जगदीश हरे, उसको उसने अपने हिसाब से बनाया और वो जलाकर और ऐसे। तो जब आए साइकिल से उतरे तो उन्हें शुरू किया, तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि ये नौटंकी बंद करो, चाय बनाओ। बस बात खत्म हो गई, और इतनी बढ़िया तरीके से ख़त्म हुई कि इसकी मिसाल नहीं हो सकती है। इतनी बढ़िया तरीके से ख़त्म हो गई। प्यारे भाइयों, 2 गुण होना चाहिए स्त्री जाति में, बोलने में कर्कश न हो और व्यवहार कुशल हो। इसके बाद में फिर ये देखना चाहिए कि गृहस्थी की चीज़ों को कैसे संभाल कर रखना। एक लड़की थी जबलपुर की, वो ब्याही गई इंदौर। मैं गया उसके घर, और उसके घर में मैंने रसोई जाकर देख ली। गजब की हर चीज़ हिसाब से रखी हुई, और लेबल चिपका हुआ था हर एक में। धनिया पाउडर लिखा। दाल में बहुत मज़े की बात, शनिवार फलानी दाल, इतवार फलानी दाल, फलाने दिन कढ़ी बनेगी, ये वो सब दालों में, इसमें बेसन में सब चिपका हुआ था। मैं देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ। ने कहा कि ये है असल कुशल गृहिणी, ये है बहुत बढ़िया पत्नी। तो अगली बात जो है वो स्त्री जाति में होना चाहिए कि हमारे अपने अतिथि, अपने रिश्तेदार आते हैं,
तो उनके साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग प्रशंसा करते फिरें कि ये ऐसी महिला है, इसके घर आना जाना चाहिए। इसकी भी व्यवस्था होना चाहिए। देखो भाई, हम अंग्रेज़ नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हमारे यहाँ जो मेहमान होता है वो हमारे लिए पूजनीय, अतिथि देवो भव, पूजनीय होता है। उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए घर में, और ऐसी सुंदर व्यवस्था होना चाहिए कि वो अप्रसन्न होकर न जाने पाए, प्रसन्न होकर जाए। तो प्रसन्न होकर जाए, इसके लिए एक तो वाणी चाहिए बहुत सुंदर, उनका किस तरह से सम्मान पूर्वक बातचीत की जाए, ये कुशलता उसके अंदर होना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको बहुत मज़ेदार बात बतलाना चाहता हूँ। एक पश्चिम का विद्वान, शायद अमेरिकन सज्जन है, डेल कार्नी। डेल कार्नी ने एक पुस्तक लिखी है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। ये जो LIC के लोग रहते हैं वो उसी के हिसाब से लोगों को समझाते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं, और एजेंट कैसे दूसरों से व्यवहार कर सकता है, इस पर वो प्रशिक्षण देते हैं। आजकल तो LIC के लोगों ने इतना सुंदर काम कर रखा हुआ है कि गजब काम कर रखा हुआ है। एक एजेंट से मेरी बातचीत हुई। एजेंट ने कहा कि हम प्रशिक्षण के लिए बम्बई गए हुए थे, और उसने एक बहुत कीमती बात कही। हम किसी के पास गए और उसने नकार दिया, तो गधा कौन, वो नकारने वाला कि आप, ये प्रश्न किया। गधा कौन? मैं हंसने लग गया। बहुत कीमती बात समझाई गई। आजकल बहुत कुछ समझाया जाता है मनोविज्ञान के लिए, लेकिन इन सब विशेषताओं की आवश्यकता नहीं है। धीरे से आप एक सूत्र पकड़ लो कि जो बात मैं दूसरे के यहाँ मेहमान बनकर जाऊँ, तो जो बात मुझे बुरी लगेगी वही बात सामने वाला जो आया है उसको भी बुरी लगेगी। और इस सूत्र को आजमाते हुए आप किसी भी अतिथि के साथ में बातचीत करें, व्यवहार करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। एकदम जैसा चाहिए वैसा व्यवहार होगा। एक बात हुई। दूसरी बात, अतिथि के साथ में सत्कार जो होता है, वो भाई अगर बहुत मोटा सा आदमी है तो ठीक है, चाय से शुरू होती है। चाय में भी बहुत मज़े की बात है। एक वकील साहब हैं, उनके यहाँ 8 बजे जितने लोग आएंगे, वकील के पास मिलने के लिए आते हैं लोग, आज जिनकी पेशी हो आएंगे ही। बैठ मान लीजिए 6 लोग आए, तो उनकी पत्नी गिन कर चली जाएगी और 6 लोगों के लिए चाय बनाएगी। पर मान लीजिए कि बीच में 2-3 लोग और आए, तो वो 6 लोगों को वही चाय पुजा देगी। जो मुझे समझा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई वो क्या काम करती है, कैसे करती है? कहने लगे कि महाराज उसने 3 प्रकार के कप रखे हुए हैं। एक तो फुल साइज़, फिर दूसरे उससे छोटे, और तीसरे बहुत छोटे। तो जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से उसके कप बदलते जाते हैं। मैं बहुत ज़ोर से हंसा। मैंने कहा शाबाश, बहुत बुद्धिमान महिला है वो। ये महिलाओं की कारीगरी बुद्धिमत्ता है। और भोजन के समय एकदम बढ़िया ऐसी स्त्रियां जो हैं, वो बहुत प्रसन्नता से व्यक्ति भोजन करेगा। सिर्फ एक सूत्र उसके लिए लगता है कि नमक, अचार, पापड़, शक्कर, गुड़, इन्हीं से स्वाद बनता है। इन सब चीज़ों को परस दो थाली में और फिर कहो कि भोजन करें। वो आदमी अप्रसन्न होकर नहीं जाएगा। नमक कम है वो डाल लेगा, और मान लो नमक ज़्यादा है तो उसमें 2 ही बातें होती हैं। एक तो अगर दही मही है तो वो मिला लो और बहुत ठीक तरीके से काम बन जाएगा। दूसरी बात, मान लो कि उसने कुछ हलवा बना दिया है और वो ज़रा फीका रह गया, 1 चम्मच डाल लो, मिला दो, थोड़ी देर बाद खाना एकदम फर्स्ट क्लास बन गया। हमें हमारे
हमारे स्वाद के अनुसार भोजन की अगर व्यवस्था हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। स्त्रियों के बारे में मैंने आपके सामने ये रखने की कोशिश की, और इसके बाद में जो बात जिस चीज़ से आपका जीवन बनेगा या बिगड़ेगा वो है आपके बेटे बच्चों को आप यदि अपने काबू में रख सकती हैं और उनके अंदर केवल 2 पाठ पढ़ा दें तो गज़ब का काम स्त्री जाति ने कर डाला। उनमें से पहला काम यह है कि बच्चे की रुचि पुस्तकों में रहे, तो उसके लिए मैंने जो समझा, बहुत गहराई से अध्ययन किया, वो ये है कि बच्चा जब शुरू में पढ़ना शुरू करता है तो उसको गीत से, कहानी से उसको पुचकार के समझाओ कि मैंने जो कहा वो ये है, लोमड़ी की किस्सा है, कुत्ते की किस्सा है, इसकी किस्सा है, वो सब आप समझाइए तो, और बच्चे की रुचि बढ़ा दीजिए। एक औरत थी, वो अपने बेटे से, मैं रोटी बना रही हूँ, तू जोर जोर से पढ़ और मैं सुन सकूं। नहीं पढ़ पाया वो लड़का। बाप बहुत अच्छा, लेकिन बेटा एकदम फसड्डी, और वो बच्चे को पढ़ने में सहारा दे, एक बात। और नंबर 2 बात, बच्चे के सामने कभी पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी पति को एकदम देवता तुल्य मानकर उससे व्यवहार करो तो बेटा अपने बाप की पूजा करेगा। और यदि वो महिला, वो माता पति से लड़ेगी और बच्चों के सामने एक उदाहरण पेश करेगी तब बहुत कठिनाई है। वो बाप का सम्मान नहीं करेगा। जब बाप का सम्मान नहीं होगा तो घर आगे चल के जब आप दोनों बूढ़े होगे तो बच्चा उनकी परवाह नहीं करेगा। बड़ी कठिनाई पड़ रही है इस समय, बड़ी कठिनाई पड़ रही है। और बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ इस तरह से नकारा कर दिए जाते हैं कि उनकी कोई पूछ नहीं रह जाती, सम्मान नहीं रहता है। ये जो सम्मान, ये जो पूछ, ये जो उनका आदर सत्कार है वो आना चाहिए। ये हिंदू धर्म की एक विशेषता है कि ये जो हमारे लोग होते हैं बूढ़े, वो हमारे लिए पूजनीय हैं, और वो जो पूजनीय हमारे लोग हैं उनका सम्मान जीवन भर तक बना रहना चाहिए। स्त्री जाति के बारे में मैंने कुछ आपके सामने रखा। यदि आपने चुनाव बहुत अच्छा किया, पत्नी बहुत अच्छी आ गई, तो वो आपको भी प्रसन्न रखेगी, आपकी भी सेवा करेगी, और आपके जो माता पिता हैं या और पितामह हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग जो हैं वो भी सुखपूर्वक आपके साथ रखेंगे। संयुक्त परिवार एक बड़ी भारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, और उसकी बुनियाद, उसकी जड़ बहू के हाथ में रहती है। आज बस इतना ही। ओम।